हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। आज से हम हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। तो हिंदी व्याकरण में आपका जो पहला टॉपिक है वो है पद परिचय। पद क्या होता है और पद कैसे बनता है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि किसी भी शब्द को बोलने के लिए जब आप कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। इन अक्षरों के मेल से आपके शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से आप वाक्य बनाते हैं। और देखिए, जब उन शब्दों को आप वाक्य में पिरोते हैं या वाक्य में बांधते हैं, वही आपका पदबंध कहलाता है कि आपने उन पदों को क्या कर दिया है, बंध कर दिया है। पद क्या होगा? जैसे हमने कहा राम, और दूसरा शब्द है जैसे खाना। तो अब यहाँ पर ये स्वतंत्र शब्द हैं, इनको हम शब्द कहेंगे। ठीक है। अब इसी शब्द को अगर आप किसी वाक्य में इस प्रकार से लिखें कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो यहाँ पर राम खाना ये दोनों आपके पद में क्या हो गए हैं, बंध गए हैं। अब ये पद बंद हो गए। ठीक है। तो जब तक ये जो है यहाँ स्वतंत्र अवस्था में थे, ये शब्द थे, लेकिन अब इनको हमने पदों में क्या कर दिया है यहाँ। तो इससे पहले हम शब्द के बारे में जानते हैं। आप इसको पहले भी जानते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि बोलते समय हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। जब हम बोलते हैं ना, तो बहुत सारी ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं। ठीक है। और इन ध्वनियों के छोटे से छोटे टुकड़े को हम वर्ण कहते हैं। उन ध्वनियों को जब हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, तो वो आपके वर्ण कहलाते हैं। और इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से आपके शब्द बनते हैं। ठीक है। ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल आपका शब्द कहलाता है। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पर राम शब्द कहा था, तो राम आपका, जैसे अब राम आप कहेंगे नाम है, चलिए मैं खाना लिख देती हूँ। खाना शब्द यहाँ पर हमने कहा, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये खाना जो है आपका ख धन आ धन नौ धन आ। तो अब ये आपके वर्णों में विभक्त, वर्णों में इसको हमने तोड़ दिया है। और देखिए, इन्हीं वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है जिसका कोई सार्थक अर्थ है। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसा ना हो कि आपने नाखा कर दिया तो फिर ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये शब्द थोड़ी है, तो कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, तब जाकर के वो आपका शब्द कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि शब्द क्या है, वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, लेकिन वर्णों के भी सार्थक मेल हो। ऐसा ना हो कि उसका कोई अर्थ ही ना निकले और आपने शब्दों को, वर्णों को जोड़ दिया और आपने कहा ये शब्द है। जो भी आप वर्ण जोड़ेंगे वो सार्थक होना चाहिए, एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ना और खा ये दो शब्द थे, ये दो वर्ण थे, तो इनको हमने जब खाना कहा तो ये एक शब्द बना। लेकिन ना खा ये कोई जो है शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। तो वर्णों को भी हमें व्यवस्थित क्रम में रखना होता है, तब जाकर के आपके शब्द बनते हैं। उसका अर्थ जब निकले तभी वो शब्द होगा, यदि अर्थ ना निकले तो वो आपका शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, शब्द कहलाते हैं। इसी में यदि हम वर्ण की बात करें तो इस बात को आप शब्द को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शब्द वर्णों का सार्थक एवं, क्योंकि हमने सार्थक तो कहा जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह होता है। शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन जिस पद की हम बात कर रहे हैं वो शब्द से ही बनता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। वो स्वतंत्र नहीं होता है, इसे पदबंध कहा जाता है। वो पद में जो है क्या है, कैद हो जाता है, जो स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है। जैसे यहाँ पर क धन ल धन म कलम, तो ये आपका क्या है, एक शब्द है। म धन क धन म धन ल कमल, ये भी आपका एक शब्द है। लेकिन ल क म ये आपका कोई शब्द नहीं है।
इसको हमने व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये आपका जो है शब्द नहीं कहलाएगा। इस प्रकार हम हर भाषा में विकारी और अविकारी जैसे शब्दों का अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजा, पुत्र, खेलता, बहादुर, शिकार, उपवन, प्रतिदिन आदि। तो इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले पदों को पढ़ने से पहले आप शब्द पढ़िए, क्योंकि शब्द जो है शब्दों से ही आपके पद बनेंगे। तो शब्द क्या होता है? एक तो शब्द वर्णों का सार्थक मेल है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पर मैं सार्थक का मीनिंग लिख देती हूँ। सार्थक, तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, जिसका कोई अर्थ हो वो आपका सार्थक कहलाता है। जिसका कोई अर्थ हो वो आपका सार्थक कहलाता है, ठीक है। तो वर्णों का सार्थक एवं और स्वतंत्र समूह। जो स्वतंत्र आपका शब्द है, कमल भी आपका शब्द है, लेकिन लकम ये आपका कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये सार्थक नहीं है। तो ये आपने लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम शब्द के बारे में, तो देखिए कुछ और शब्द यहाँ पर जैसे हैं आ, धन ग, धन अ, धन म, धन अ, धन न, धन अ। तो यहाँ पर हो गया आगमन। तो ये आपकी क्या है? ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों के मेल से आपका आगमन शब्द बना। ऐसे ही प, ये हलंत, ये स्वर रहित शब्द है, वर्ण है, ये स्वर है। स्वर रहित व्यंजन में जब आप स्वर जोड़ते हैं तो वो आपके यहाँ पर मात्राएं जुड़ती हैं। ये भी स्वर रहित व्यंजन है, ये भी आपका स्वर रहित व्यंजन है, ठीक है ना। ये आपको छोटी क्लासेस में बताया था, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो चीजें होती हैं। एक आपके पास ये है क, इस क में स्वर है, ये आपका कहलाता है स्वर सहित। इसको हम कहेंगे स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित, तो लिखिए नीचे। अब इस प्रकार से यदि आपके नीचे नीचे हलंत हो तो ये आपका स्वर रहित कहलाता है। स्वर रहित, ठीक है। इसको ढंग से आप लिख लें। जैसे ये आपका क्या है? स्वर रहित है। स्वर रहित व्यंजन, ये आपके कहलाते हैं स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। ये आपका स्वर रहित है, ठीक है। और किसी स्वर रहित व्यंजन में जब आप क्या जोड़ते हैं, जब आप जोड़ते हैं स्वर, तो स्वर की मात्रा जुड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये आपका संयुक्त अक्षर था, क स्वर रहित और साथ में अक्षर स स्वर रहित श, ठीक है। तो इन दोनों के मेल से आपका अक्षर बनता है। ये आपने वर्ण विचार में पढ़ा था। अक्षर कैसे बनता है? इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो स्वर रहित व्यंजनों का ये मेल है। दो स्वर रहित व्यंजनों का ये मेल है। तो ये बनता है आपका किससे? क, धन, श। इन दोनों के मेल से आपका अक्षर बनता है। ऐसे ही त्र आपका किससे बनता है? त्र आपका बनता है त स्वर रहित, धन र स्वर रहित। दो स्वर रहित व्यंजनों से एक नए व्यंजन का निर्माण होता है। तो वो आपके कौन कौन से थे? चार संयुक्त व्यंजन के बारे में आपने पढ़ा था, अक्ष, त्र, ज्ञ और श, ठीक है ना। तो यहाँ पर क और श कैसे आया है? ये आपका इन दोनों के मेल से आपका अक्षर बनता है, और त और र के मेल से दोनों ही स्वर रहित हैं। तो ये जो हलंत लगा है ये स्वर रहित है, ठीक है। और इसमें आपने एक जोड़ा तो एक की मात्रा लग जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके ये शब्द बनते हैं। ये ध्वनियां हैं, और ध्यान देना है जब भी हलंत लगे ये मात्रा नहीं है। ये प पर ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, और जब सिर्फ एक तिरछी रेखा यहाँ पर लगाया जाए तो ये आपकी कहलाती है स्वर रहित, यानी कि इसमें स्वर नहीं है। आपने जब आपको व्यंजन पढ़ाए थे तो हमने क्या कहा था कि व्यंजन किस तरह से होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में व्यंजनों को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बताया था।
स्वतंत्र अवस्था में व्यंजनों को ऐसे लिखा जाता है, और जब इनके साथ स्वर जुड़ जाए तब आपके व्यंजन इस तरह से होते हैं। तो ये आपका क्या है, ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इनमें इनमें आपके अ के स्वर जुड़े होते हैं। जो क बना होता है वो अ और स्वर रहित क से मिलकर बनता है। इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है ना, ये हमने वर्ण विचार में पढ़ा था। तो इस तरह से ये आपके क्या बन जाते हैं, ये आपके शब्द बनते हैं। अब शब्द के बाद आपका पद क्या है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो पद है। हमने शब्द क्यों पढ़ा ये आप यहाँ पर जानेंगे कि शब्द आपने पहले क्यों पढ़ा, जबकि आपका टॉपिक तो पदबंध था। तो पद क्या होता है इसको जान लेते हैं। जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग होने लगे, क्योंकि देखो पद वही होता है शब्द, लेकिन अब ये शब्द जो है व्याकरणों के नियम में बंध जाता है, इसको हम व्याकरण की तरह जो है प्रयोग करते हैं, तब यह शब्द जो है पद कहलाता है। तब ये शब्द क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। लेकिन जब तक आपने उसे स्वतंत्र अवस्था में कहा, इससे पहले जैसे आप इसे राजा को स्वतंत्र अवस्था में इस तरह से अलग से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ये एक वाक्य में बंध गया है। तो आप हेडिंग डालिएगा पद और लिखेंगे जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंध कर वाक्य में प्रयोग होने लगे तब यह शब्द आपका पद कहलाता है, तब आपका ये शब्द पद कहलाता है। चलिएगा, अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, राजा का पुत्र बहुत बहादुर है, एक वाक्य ये है। दूसरा वाक्य है राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु भी आप लिखेंगे। तो देखिए, वैसे तो इसको अलग से आप राजा लिखेंगे, ये एक शब्द है, ठीक है। और पुत्र हो गया, ये भी आपका एक शब्द है। बहुत अलग हो गया, बहादुर अलग, ये सभी शब्द हैं। लेकिन अब हमने इन्हीं शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में, और देखिए हमने इसको व्याकरण के नियमों में रखा है कि पहले हमने राजा लिखा, फिर का लिखा, फिर पुत्र लिखा, फिर बहुत लिखा, फिर बहादुर लिखा और लास्ट में हमने है लिखा। तो ये जो है एक नियम से इसको रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी किसी को रख दें, ठीक है। तो ये शब्दों का समूह, लेकिन अब ये शब्दों के समूह जो हैं क्या हो गए हैं, ये आपके वाक्यों में और व्याकरण के नियमों में बंध गए हैं। राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, राजा, शिकार, खेलने, वन, गए, लिए, ये जो हैं ये सभी शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो हैं व्याकरणों के नियम से बंधे हुए हैं, इसलिए हर यहाँ पर जो भी आपके सामने दिया गया है ये सभी आपके क्या हैं, अब ये पद में आ गए। अब ये शब्द नहीं है, ये पद हैं। इस वाक्य में ये राजा यहाँ पर आपका पद है, लेकिन यदि हम राजा को स्वतंत्र अवस्था में यहाँ पर लिखें तो यहाँ ये आपका शब्द है। इस राजा से आप कई प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, ऐसे ही पुत्र से आपके कई प्रकार के शब्द वाक्य बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका पुत्र है ये स्वतंत्र है, यहाँ ये आपका पद में बंध गया है। तो यहाँ राजा आपका पद है, पुत्र पद है, बहुत पद है, बहादुर पद है, ठीक है ना। और जब आप इन्हीं शब्दों को अलग लिखें, जैसे आपने लिखा बहुत, तो ये यहाँ पर आपका शब्द है, ये आपका शब्द है और ये स्वतंत्र है, ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ पर लिखा बहादुर, अलग से लिखा, तो ये आपका इस समय शब्द है, में लिख सकते हैं, लेकिन पद आपका बंध चुका है, इसको हमने व्याकरण के नियम में बंधा दिया है। इन्हीं शब्दों को जब हमने यहाँ पर इस वाक्य में प्रयोग किया तो ये आपके व्याकरण के नियमों में बंध गया है और यहाँ इन्हें कहेंगे हम पद, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पर आपके किसी पद से जो है संबंधित है, कि पद जो है शब्दों का सार्थक समूह है। जिस प्रकार से आपने कहा कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, हम उसे शब्द कहते हैं, इसीलिए हमने पहले शब्द पढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि शब्दों के मेल से ही आपके पद बनते हैं। अब यहाँ आगे पद क्या होगा कि शब्दों के सार्थक मेल को, अगर आपने यहाँ से एक भी शब्द को इधर उधर कर दिया तो आपका जो वाक्य है वो आपका गड़बड़ा सकता है, वाक्य आपका अर्थ उससे स्पष्ट ना हो,
जैसे आपने कहा पुत्र बहुत बहादुर, कहीं भी लगा दिया राजा, पुत्र बहुत बहादुर राजा, तो क्या ये एक शब्द है? क्या आपको इससे अर्थ इसका मालूम हो रहा है? तो आपने यदि यहाँ पर लिख दिया कि बहुत बहादुर पुत्र, बहुत पुत्र, इस तरह से कहीं भी लिख दिया है बहुत पुत्र राजा है, तो क्या इसे आप एक वाक्य कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि ये आपका जो है एक प्रॉपर वाक्य है? ये यहाँ पर आपका देखो उतने ही शब्द मैंने यहाँ पे प्रयोग किए हैं, और का भी लिख लीजिएगा कहीं कि बहुत पुत्र है बहादुर। तो इस तरह से अब आपको इसका अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है व्याकरण, कहीं भी आपने इन शब्दों को रख दिया है, अपनी मर्जी से उठाया और बस कहा कि बस इतने शब्दों से, अगर सिर्फ सिर्फ शब्दों से ही अगर वाक्य बनता तो ये भी एक वाक्य बन जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसके जो है सार्थक समूह होने चाहिए, इसका एक जो है व्याकरण नियमों में ये बंधे होने चाहिए कि राजा पहले आएगा तो पहले ही आएगा, पुत्र बहुत है लास्ट में आएगा तो लास्ट में ही आएगा। तो ये है व्याकरण के नियम। तो ये जो वाक्य है ये व्याकरणों के नियम में बंधा हुआ है। यहाँ हमने इन शब्दों को स्वतंत्र अवस्था में कहीं भी लिख दिया है, बहादुर, बहुत पुत्र राजा का है बहादुर, तो क्या ये आपका वाक्य है? क्या आपको इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ शब्दों को उठाया और बस एक अपनी तरफ से लिखते गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका जो है ये आपका वाक्य नहीं होगा, ठीक है। तो वाक्य होने के लिए आपको शब्दों का सबसे पहले सार्थक समूह होना चाहिए, आपने कुछ लिखा उसका कोई अर्थ आए, स्वतंत्र नहीं होता है आपका पद, पद आपका स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रख सकते हैं, बहुत यहाँ है तो यही है, तो नियम व्याकरणों में वो बंधा होता है, पद व्याकरणों के नियमों में बंधा होता है। यहाँ पर हमने राजा पहले लिखा तो इसका कारण ये है कि ये व्याकरण के नियम है, पुत्र उसके बाद लिखा, का उसके बाद लिखा तो ये व्याकरण का नियम है, पुत्र लिखा, बहुत बहादुर, ये सभी व्याकरण के नियमों में बंधे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब लिख लीजिएगा कि जब शब्द व्याकरणों के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग होने लगे तब यह शब्द पद कहलाता है, शब्द ही होगा, लेकिन यहाँ बहुत शब्द आपका शब्द है, लेकिन यहाँ पर जब हम बहुत कहेंगे तो ये आपका पद है, ये आपका पद है, क्योंकि ये जो है व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है और किसी वाक्य में जो है ये लिखा, और वो भी आपका क्या है, एक सार्थक शब्दों का समूह है, ठीक है ना। और ये स्वतंत्र नहीं है कि आप कहीं भी लिख दें, पुत्र को कहीं लिख दें, बहुत को कहीं लिख दें, बहादुर को कहीं लिख दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम पढ़ते हैं ना कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो कहाँ किसे लगाया जाता है, यही तो व्याकरण के नियम है कि आपने संज्ञा लिखा, संज्ञा के स्थान पर आपने सर्वनाम लगाया, सर्वनाम में भी आपने फिर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता आपने बताई, फिर उसके बाद आप क्रिया के आगे लगाएंगे क्रिया विशेषण, क्रिया लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये सभी नियमों में बंधे हुए वाक्य होते हैं, तब जाकर के ये पद कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब आप यहाँ पर एक छोटी सी आप परिभाषा लिखिएगा कि जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग होने लगे तब यह शब्द आपका पद कहलाता है, वो शब्द ही, लेकिन अब ये पद कहलाएगा। चलिए अब बेसिकली यहाँ पर अभी आप कहेंगे कि हमने शब्द भी पढ़ाया, आपने शब्द पढ़ा, आपने पद पढ़ा, जब तक आप अंतर नहीं यहाँ पर करेंगे तो आपको समझ में ऐसा लगेगा कि वही शब्द है, हालांकि आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अंतर करके चलेंगे कि आपका शब्द क्या है और आपका पद क्या है। तो यहाँ पर कुछ अंतर लिखे हुए हैं कि वर्णों का सार्थक समूह आपका शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह आपका पद कहलाता है। जब आपने वर्णों को जोड़ा और एक सार्थक उसका समूह बनाया तो वो आपके शब्द बने, और उन्हीं शब्दों को आपने सार्थक समूह में रखा तो वो आपका पद कहलाता है।
शब्द आपके स्वतंत्र होते हैं, जैसे आपका कमल हो गया, तालाब हो गया, खिलता हो गया, ये स्वतंत्र हैं, आप इनको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपके जो पद होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। कमल को आपने पहले ही लिखा है, कमल तालाब में खिलता है, तो ये जो है ये पूरा वाक्य व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने तालाब आगे लिख दिया और खिलता आगे लिख दिया, कहीं भी नहीं लिख सकते हैं आप इन्हें जो है स्वतंत्र ये नहीं होते हैं। जो पद हैं, कमल अब आपका कमल ही रहेगा, आगे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये व्याकरण के नियमों में बंधा है। अब शब्दों में व्याकरणों के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पद आपका व्याकरणों के नियमों से अनुशासित होता है। यदि किसी भी शब्द ने आगे पीछे रखा गया तो आपका जो वाक्य है वो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, या उसका अर्थ बदल जाएगा, या अर्थ ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, या तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, या फिर कोई अन्य अर्थ ही निकलेगा। तो तीन चीजें हो जाती हैं फिर। इसलिए जो है हम व्याकरण के नियमों से उसे पदों को अनुशासित करके रखते हैं। जैसे हमने कमल तालाब में खिलता है, इन सभी शब्दों को हमने क्या किया है, एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा है, और ये जो है व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है, इसलिए ये जो है आपका क्या है, पद है। फिर आपका जो शब्द है उसमें वो बदलता नहीं है, जैसे पढ़, लेकिन आपका जो पद है वो बदल जाता है, क्योंकि व्याकरण के नियम में आपके जो है काल आएंगे, तो काल के आधार पर कई चीजें, सभी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। तो जैसे वाक्य की आवश्यकता के अनुसार बदल जाते, जैसे पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ रहा है। तो देखिए पढ़ता है, ये तो आपका प्रेजेंट टेंस में जो आपका वर्तमान काल है, पढ़ेगा फ्यूचर में, आपका भविष्य में, ठीक है। और पढ़ रहा है तो कंटिन्यूअसली काम चल रहा, लगातार वो काम कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है पद आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन शब्द आपका पढ़ है तो पढ़ ही रहेगा। शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन आपका वाक्य में प्रयुक्त पद कार्य के अनुसार कोई ना कोई भूमिका अवश्य जो है निभाता है। तो अब यही शब्द जो है जब आपका वाक्य में प्रयोग होगा तो ये जो है अपनी भूमिका जरूर निभाएगा, वो व्याकरण के नियमों के अनुसार कुछ न कुछ होगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर कमल तालाब में खिलता है, तो कमल यहाँ व्याकरण के नियमों से आपका क्या है, कमल आपका क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। और खिलता है ये आपकी क्रिया है। तो इस प्रकार से ये जो है अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे हम इसको पदों को डिटेल में पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो एक बेसिक सी हमने चीजें यहाँ पर पदबंध के बारे में सीखा है कि शब्द से मिलकर के आपके पद, इससे पहले हमने शब्द को समझा, शब्द आपके वर्णों का सार्थक मेल है, और शब्दों के सार्थक मेल को हम पद कहते हैं। वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है वो पद कहलाता है, लेकिन जब वो स्वतंत्र होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो इस अंतर को जानते हुए अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।